इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कोई अनंत रैखिक आवेश, अच्छा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखी है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। और कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जी इतनी दूरी पर? 9 गुणा 10 की घात 4, यानी जो E की वैल्यू है वो है 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम्ब। और उन्होंने दे रखा है इन्होंने कोई अनंत रैखिक आवेश, तो रेखीय आवेश घनत्व के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है वो प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के अनंत लंबाई के रैखिक आवेश घनत्व रैखिक आवेश घनत्व रेखीय आवेश घनत्व को किस चीज से शो करते हैं? लैम्बडा से। लैम्बडा के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या सूत्र है रेखीय आवेश घनत्व के पदों में? वो है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा अपॉन में r, ये सूत्र होता है। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर कितनी है? E की वैल्यू आपको दे रखी है 9 गुणा 10 की घात 4, रखेंगे 9 गुणा 10 की घात 4 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपके पास में है कितनी? 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 2 लैम्बडा अपॉन में आर की वैल्यू आपके पास में है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में नहीं बनाया तो मीटर में बना लो, 2 गुणा 10 की घात माइनस की 2 मीटर हो जाएगा। 2 गुणा 10 की घात माइनस की 2, अब काट पीट कर लो, 2 से कटेगा 2, ऊपर नीचे है तो 9 से कटेगा 9, क्योंकि बराबर में है। तो अब क्या करेंगे? लैम्बडा को साइड में ले लो, आप तिरछी गुणा करो। लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 है, 10 की पावर माइनस की 2 है, और क्या हो रही है? गुणा हो रही है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है, तो बचेगा केवल 10 की पावर 2, क्योंकि ज्यादा है प्लस की, अपॉन में 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अब ये 10 की पावर 9 को ऊपर ले जाओ तो किसकी हो जाएंगी? ये माइनस की हो जाएगी। तो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए 10 की पावर जो माइनस के लो हो जाएंगे ऊपर जाके, तो 2 प्लस की पहले से है, बचेंगी माइनस की 10 की पावर -7 कूलम्ब प्रति मीटर। यानी रेखीय आवेश घनत्व जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 की पावर -7 कूलम्ब प्रति मीटर। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कहते हैं
दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। अच्छा जी। इनके भीतरी फलकों पर, ठीक है, प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। अब देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, उनके जो चिन्ह है प्रत्येक प्लेटों पर वो अपोजिट है, यानी एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस। तो इसी प्रकार से पहले पर प्लस का आवेश दूसरे पर माइनस का आवेश हो जाएगा, क्योंकि जब आवेश अलग अलग है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो एक प्लेट को धनावेश, दूसरे प्लेट को ऋणावेश इन्होंने दे रखा है। कहते हैं इसका परिमाण है 17 इंटू 10 की पावर 22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। अब इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं इन्होंने, यानी जो प्रश्न है 3 खंडों में विभाजित है, और प्लेटों के अंदर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इसमें पूछते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिख लेंगे और चित्र भी बना लेंगे इसका। चित्र समझ लेंगे, चित्र समझ लिया तो क्वेश्चन वेरी इजी। देख लीजिए, पहली प्लेट है, अनंत लंबाई की पहली प्लेट मानकर चलिए ये हो सकती है। अनंत लंबाई है तो इसके ऊपर और नीचे के सिरे मैंने कुछ इस तरह से दर्शाए हैं, और दूसरी प्लेट कहीं यहाँ हो सकती है, सेम है, ये भी अनंत लंबाई की प्लेट है, तो ऊपर और नीचे के सिरे मैंने खुदरे करके बनाए हैं। ये प्लेट नंबर 1, ये प्लेट नंबर 2। एक को धन आवेश दे दिया, दूसरे को ऋण आवेश दे दिया, जिसके कारण उनके पृष्ठ घनत्व विपरीत प्रकृति के हो जाते हैं, यानी एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस हो जाते हैं। परंतु इनकी आकृति और आकार एक जैसा है, तो इनको सिग्मा करके या दर्शाइए, सिग्मा, और इसको भी सिग्मा, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा है। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पूछते हैं पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरे में पूछते हैं ये दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और तीसरे में सी में पूछते हैं प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए। तो मानकर चलिए पहली प्लेट के कारण, पहली प्लेट जो कि धनावेशित है, पहली प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। क्या है? E1। मैं इसको यहां लिख रहा हूं, E1। और दूसरी प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी है? E2 है, E2 है। अभी दिशा नहीं मैंने बताई है। मानकर चलिए इनके मध्य बिंदु पर, दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु को ये हो सकता है, पहली प्लेट का इधर वाला सिरा ये हो सकता है, तो इस पर कोई बिंदु आप ये मान लीजिए, और जो आपकी दूसरी प्लेट है उसका दूसरा वाला सिरा ये हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो ए है इसमें, क्वेश्चन नंबर ए, उसमें ये कहते हैं, क्वेश्चन नंबर ए में ये कहते हैं पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो मानकर चलिए पहली प्लेट का जो बाह्य क्षेत्र है वो इस तरह के तो होगा। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में कोई बिंदु P है, इसको बिंदु P मान लीजिए, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या हो जाएगा? पहली प्लेट जो है वो धन आवेशित है, पहली प्लेट के कारण, पहली प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, अर्थात इसको आपने माना है कितना? E1 माना है। तो E1 जो है वो पहली प्लेट से दूर जाती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र E2 माना है, और यह ऋण आवेशित है, इसके कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा आगे की तरफ होगी।
अर्थात E2 कुछ इस तरह से। दिशाएं विपरीत है, दिशाएं विपरीत है, दिशाएं विपरीत होने के कारण बिंदु P पर लिखेंगे चूंकि का चिन्ह लगाकर दिशाएं, किनकी दिशाएं, E1 वेक्टर व E2 वेक्टर विपरीत है, शॉर्ट में लिख रहा हूं विपरीत है। इसलिए बिंदु P पर परिणामी, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इक्वल टू दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी E1 प्लस E2 हो जाएगा। अब देखिए एक की दिशा विपरीत, दोनों की दिशा अपोजिट है, तो एक प्लस का दूसरा माइनस का होगा यहाँ पर। और प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र, उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो E1 के स्थान पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस ऐसे यहाँ पर इसकी दिशा माइनस कर लीजिए आप, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 कुछ इस तरह से होता है। एक वैल्यू प्लस की है, दूसरी माइनस की है, दोनों को ऐड कर रहे तो क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, यानी जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है वो 0 हो जाएगा। ये E है कैपिटल E। तो बाह्य बिंदु जो है P उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। अब वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी में कहते हैं दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। अब देखिए क्वेश्चन बी ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र बिंदु ये हो सकता है, और मानकर चलिए इस पर बिंदु कौन सा है वो P डैश है, बिंदु P डैश है। अब बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कैसी होंगी, अब देखिए जो आपका दूसरी प्लेट है वो ऋणावेशित है, दूसरी प्लेट के कारण उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो पीछे की तरफ होगी, अर्थात E2 की दिशा इस तरफ होगी, और जो आपका पहली प्लेट है उसके कारण उत्पन्न होने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आगे की तरफ होगी, अर्थात E1 की दिशा इस तरह से होगी। अब दिशाएं यहाँ पर भी विपरीत आ गई, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर भी दिशाएं विपरीत हो चुकी हैं। दिशाएं विपरीत होने के कारण अब क्वेश्चन नंबर बी यहाँ से शुरू हो रहा है, दिशाएं कौन कौन सी दिशाएं, E1 वेक्टर व E2 वेक्टर भी विपरीत, अतः बिंदु P डैश, क्योंकि यहाँ बिंदु कौन सा माना है P डैश माना है, बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र परिणामी वैद्युत क्षेत्र भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा E इक्वल टू, सेम फॉर्मूला है, ये कैलकुलेशन बढ़ेगी तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 0, यानी पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में और दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में कोई भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सी में कहते हैं प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र, और इसकी हमें तो आवश्यकता नहीं है, दर्शा लीजिए, कोई बात नहीं है, बिंदु P और
इस तरफ था आपका E1 और इस तरफ था आपका E2। देखिए अब इनके पूछते हैं ये मध्य बिंदु पर, क्वेश्चन नंबर सी में दोनों प्लेटों के मध्य बिंदु पर उत्पन्न होने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली प्लेट कौन सी है, वो धनावेशित है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आगे की तरफ होगी, अर्थात E1 की दिशा इस तरफ से होगी। और दूसरी वाली प्लेट वो ऋणावेशित है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इसी तरफ होगी, अर्थात लिखेंगे चुंबकीय चिन्ह लगाकर बिंदु सी पर तीव्रताएं कौन कौन सी, E1 व E2 एक ही दिशा में है। कौन सी दिशा में, एक ही दिशा में है या समदिश है। अतः अब इसको कौन सा बिंदु मानोगे आप, इसको मानो बिंदु P डबल डैश, बिंदु P डबल डैश। पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इक्वल टू E1 प्लस E2, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे यहाँ पर। वैल्यू रखेंगे, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ही है। ये आधा है और ये भी आधा है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, सिग्मा की वैल्यू आपको दे रखी थी, इन्होंने कितनी दे रखी थी, 17 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ये वैल्यू लिखनी चाहिए थी, सिग्मा इक्वल टू 17 इंटू 10 की पावर 22, माइनस में है, कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ रखेंगे और हो जाएगा 17 इंटू 10 की पावर माइनस के 22 अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता ही है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस की 12। माइनस की 12 जब ऊपर जाएगी तो एक प्लस की हो जाएगी। मैं डायरेक्टली लिखे दे रहा हूँ इसका आंसर 1.92। इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलम्ब, यानी बिंदु P डबल डैश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन प्रति कूलम्ब होगी। बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में